हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी वीडियो 2022 री एग्ज़ाम के लिए घटना चक्र बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। इससे पहले की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 1 डिस्कस कर चुके हैं। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से किस आधुनिक भारतीय भाषा का विकास शोरसेनी अपभ्रंश से नहीं हुआ है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवधी भाषा का। आइए अब देख लेते हैं अवधी भाषा का विकास फिर कौन सी भाषा से हुआ है। तो अवधी भाषा का विकास हुआ है अर्धमागधी अपभ्रंश से। कैसी अपभ्रंश से? अर्धमागधी अपभ्रंश से, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। बात करें संयुक्त व्यंजन की, तो हिंदी भाषा में संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4। 6 हमारा संयुक्त व्यंजन है, त्रय संयुक्त व्यंजन है, ज्ञ संयुक्त व्यंजन है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श। श कैसा व्यंजन है? ऊष्म व्यंजन। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, बाग में का संधि विच्छेद होगा। तो बाग में शब्द का संधि विच्छेद बताना है आपको, क्या होगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाग जमा में क्या हो जाएगा? बाग में। और ये कौन सी संधि का उदाहरण हो जाएगा? व्यंजन संधि का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निश्चल में कौन सी संधि है? तो इसमें आपको बताना है निश्चल शब्द में कौन सी संधि है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, निश्चल का संधि विच्छेद कर लेते हैं तो क्या होगा? नी विसर्ग धन छल। तो गाइस जिसमें विसर्ग आए वहां कौन सी संधि? विसर्ग संधि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसर्ग संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सी अशुद्ध वर्तनी है? तो इसमें से आपको बताना है कौन सी वर्तनी अशुद्ध है। तो गाइस कवियत्री बिल्कुल सही है। कवियत्री कैसे लिखा जाता है? कब ये त्री, बिल्कुल सही है। बिरहणी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। ज्योत्सना कैसे लिखा जाएगा? ज्योत आधा से और आधा ही तय, तो ज्योत्सना भी सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महात्म। महात्म कैसा हो जाएगा? ये गलत लिखा हुआ है। महात्म कैसे लिखा जाएगा सही तरीके से? इसे देख लेते हैं, तो महात्म्य लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी शुद्ध वर्तनी है? इसमें भी आपको शुद्ध वर्तनी बताना है। तो निरपराधी गलत हो जाएगा। सही शब्द क्या होगा? निरपराध, ये आपको याद रखना है। परीक्षा भी इस तरह से नहीं लिखा जाता। परीक्षा कैसे लिखा जाएगा? इस तरह से। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 से 9 पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें सबसे पहले आपको इस पद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो पद्यांश क्या हो जाएगा? धर्म का दीपक दया का दीप, कब जलेगा विश्व में भगवान, कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त, हो सरस होंगे जली सुखी रसा के प्राण, है बहुत बरसी धरित्री पर अमृत की धार, पर नहीं अब तक सुशीतल सुशीतल हो सका संसार, भोग लिप्सा आज भी लहरा रही उद्धाम, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि यीशु महान, सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ निज से मान, मात्र बाचिक ही उन्हें देता हुआ सम्मान, दग्ध कर पर को स्वयं भी भोगता दुखदा, जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह। तो इसमें दिखाया है कि मानव अब भी किस राह की ओर जा रहा है? वही पुरानी राह की ओर। आइए क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें आप एक बार ध्यान से देख सकते हैं कि किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। सबसे पहले आपको पद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य गांधी आदि महापुरुषों को वाचिक सम्मान दे रहा है, अर्थात वाचिक सम्मान का अर्थ दिखावा, तो वह उनके सम्मान का दिखावा कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अमृत रूपी शांति की धार बरसने पर भी संसार में क्या व्याप्त है?
संसार में क्या व्याप्त है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अज्ञान, दुख व अराजकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कभी उस स्थिति की आशा नहीं कर पा रहा है जब, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान का प्रकाश फैलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हिंदी में सर्वाधिक प्रयोग होने वाला विराम चिन्ह है। तो इसमें आपको बताना है सर्वाधिक प्रयोग किस चिन्ह का किया जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अल्प विराम। अल्प विराम का प्रयोग सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो बात करें पुराना, ऑप्शन ए पुराना, ऑप्शन नंबर बी दूसरा, ऑप्शन नंबर सी काला, और ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, मोटा। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा। दूसरा कैसा विशेषण हो जाएगा ये हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा अरबी भाषा का शब्द है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द अरबी भाषा का है। ऑप्शन ए सरकार। तो सरकार किस भाषा का शब्द है? सरकार हो जाएगा फारसी भाषा का शब्द। सरकार किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का। कालीन, कालीन किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द है। बात करें अगर तंबाकू की, तो तंबाकू किस भाषा का शब्द है? ये हो जाएगा पुर्तगाली भाषा का शब्द। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गरीब। गरीब किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? बात करें सहभागी, समूहवाचक संज्ञा है। दल, समूहवाचक संज्ञा है। गिरोह, समूहवाचक संज्ञा है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तूफान। तूफान कैसी संज्ञा हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। ये भी आपको पता होना चाहिए कि तूफान किस तरह की संज्ञा होगी, जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो, सो। कैसे सर्वनाम हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। हिंदी में सर्वनाम की बात करें तो टोटल कितने सर्वनाम? 6 सर्वनाम। सर्वनाम के कितने वेद हो जाएंगे? 6 वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दही। दही कैसा शब्द है? पुल्लिंग शब्द। ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, नारी का बहुवचन होगा। तो इसमें आपको बताना है नारी का बहुवचन क्या होगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नारियां। नारी का बहुवचन क्या हो जाएगा? नारियां। और इसमें ई पर कैसी मात्रा लगेगी? छोटी ई की मात्रा, नारियां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हिमालय से गंगा निकलती है वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपको कारक बताना है कौन सा कारक है। तो बात गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। अपादान कारक के लिए आपको 3 पहचान हमेशा याद रखनी है। जब भी किसी वाक्य में वह, तुलना या अलगाव को दर्शाए, वह तुलना या अलगाव को दर्शाए, तो वहां कौन सा कारक? अपादान कारक। अगर कहीं देने का भाव हो, कोई चीज किसी को भेंट में दी जाए, तब वहां कौन सा कारक होगा? संप्रदान कारक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अपादान कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया है। तो इसमें आपको बताना है दो या दो से अधिक धातुओं और दूसरे शब्दों के संयोग या धातुओं में प्रत्यय लगाने से बनने वाली क्रिया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, उस क्रिया को क्या नाम देंगे? यौगिक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 19, जिस काल में एक क्रिया का होना किसी दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर करता है तो वह कौन सा काल कहलाता है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हेतु हेतुमत भविष्य। जैसे इसका उदाहरण देख लेते हैं, वह आए तो मैं जाऊं। तो इसमें क्या है, एक काम हमारा दूसरे काम पर निर्भर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन है। इस क्वेश्चन को आप मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क करना। बात करें अंतस्थ व्यंजन की, हिंदी भाषा में अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी? 4। कौन कौन से हो जाएंगे? य, रे, ले और वे। कौन कौन से हो जाएंगे? य, रे, ले, वे। तो क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, य, रे, ले और वे। बात करें अगर हम य और वे की, य और वे कैसे हो जाएंगे हमारे? अर्धस्वर। रे कैसा हो जाएगा हमारा? प्रकंपित। इसी का दूसरा नाम लुंठित, और इसी का तीसरा नाम हो जाएगा लोडित। तो 3 नाम आपको याद रखने हैं रे के, प्रकंपित, लुंठित और लोडित। बात करें लय की, तो लय से क्वेश्चन पूछा गया है, लय को कैसा व्यंजन कहते हैं? पार्श्विक व्यंजन, ये आपको याद रखना है। बात करें अगर हम क्षेत्र, घ और श्रय की, ये कैसे हो जाएंगे? संयुक्त व्यंजन। और से है, ये कैसे हो जाएंगे? ऊष्म व्यंजन। तो ये कैसे हो जाएंगे हमारे? ऊष्म व्यंजन। और कै, ख, ग, घ, ये कैसे हो जाएंगे हमारे? स्पर्श व्यंजन। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतस्थ व्यंजन का ऑप्शन नंबर ए, य, रे, ले और बे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा नी उपसर्ग का अर्थ है। तो नी से देखिए, तो गाइस इसका राइट आंसर देख लेते हैं कौन सा हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, नी उपसर्ग का अर्थ क्या हो जाएगा? निषेध भी हो जाएगा, विशेष भी हो जाएगा और अभाव। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वर्ण। स्वर्ण का तद्भव क्या हो जाएगा? सोना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गीता ने आम खाया है, वाक्य में कौन सा काल है? तो इसमें आपको बताना है वाक्य में कौन सा काल है। तो आम खाया है, अब आपको क्या याद रखना है? किसी भी वाक्य में एक छोटी सी ट्रिक हो जाएगी, ये याद रखनी है आपको। आ है, ई है, ए है, ये शब्द दिखाई दे तो वहां कौन सा होगा? आसन भूतकाल। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आसन भूत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानवाचक अव्यय है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा स्थानवाचक अव्यय है। तो स्थानवाचक अव्यय किसे कहते हैं? जिस अव्यय से स्थान का बोध होता है उसे स्थानवाचक अव्यय कहते हैं। जैसे यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ, इस तरह से हो जाएंगे। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, यथासंभव में कौन सा अव्यय है? तो इसमें आपको बताना है यथासंभव में कौन सा अव्यय है। तो यथासंभव में कौन सा अव्यय हो जाएगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अव्यय की बात करें तो अव्यय के कितने प्रकार हैं हिंदी भाषा में? 4 प्रकार। रीतिवाचक, क्रिया विशेषण, एक तो क्रिया विशेषण, एक संबंधवाचक, एक समुच्चयबोधक। इस तरह से ये 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा तद्भव शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमीय। अमीय कैसा शब्द हो जाएगा? तद्भव शब्द। इसकी अगर हम तत्सम की बात करें तो तत्सम क्या होगा अमीय का? अमृत। इष्टि का कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। इसके इसके तद्भव की बात करें तो इसका तद्भव क्या होगा?
ये सब क्या हो जाएंगे हमारे इष्टिका, उलूक और हस्त सब तत्सम शब्द हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मुझसे बैठा नहीं जाता। इस वाक्य में कौन सा वाक्य है? वाच्य है। तो इसमें आपको वाच्य बताना है कि मुझसे बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है, और इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट मार्क करना। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाव वाच्य। इसे आप बोल कर देख सकते हैं कि मुझसे बैठा नहीं जाता, मुझसे खाया नहीं जाता। तो इसमें एक भाव की अभिव्यक्ति होगी, आपको एक भाव प्रकट होगा। तो इसमें कौन सा वाच्य हो जाएगा? भाव वाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, नयन में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि नयन में कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा नयन, अन प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और अन कैसा प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। ये भी आपको याद रखना है। किस तरह का प्रत्यय है? कृदंत प्रत्यय। जो क्रिया या धातुओं के अंत में प्रयुक्त होता है कैसे प्रत्यय कहलाते हैं? कृदंत प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विचार में इक प्रत्यय लगाने से बना शब्द है। तो इसमें आपको बताना है विचार में इक प्रत्यय लगाने से क्या शब्द बनेगा। तो एक बार लगा के देख लेते हैं। विचार धन इक, तो ये क्या हो जाएगा संधि करने पर? वैचारिक। ये क्या हो जाएगा? वैचारिक। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वैचारिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो इसमें आपको शुद्ध वाक्य बताना है। ऑप्शन नंबर ए, सारा राज्य उसके लिए थाती था। ऑप्शन नंबर बी, मैं आपका दर्शन करने आया हूँ। ऑप्शन नंबर सी, मैं आपकी श्रद्धा करता हूँ। और ऑप्शन नंबर डी, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। तो गाइस बात करें इसमें शुद्ध वाक्य की, तो पहला वाक्य क्या हो जाएगा? शुद्ध वाक्य, सारा राज्य उसके लिए थाती था। ठीक है, ये शुद्ध वाक्य हो जाएगा। बात करें अगर हम ऑप्शन बी में, क्या गलती है? मैं आपका दर्शन करने आया हूं, तो आपका की जगह क्या होना चाहिए? आपके दर्शन करने आया हूं। मैं क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, मैं आपकी श्रद्धा करता हूं। तो इसमें क्या होगा? मैं आपके स्थान पर मैं आप पर श्रद्धा रखता हूं, इस तरह से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अभंग एक प्रकार का मराठी छंद होता है। तो यहाँ प्रकार का और होता लगाया है, तो प्रकार का प्रयोग करना जरूरी नहीं था। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सारा राज्य उसके लिए थाती था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य शब्द नहीं है? तो विशेष्य किसे कहते हैं? अब इसे देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेष्य शब्द नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, निषेध। ऑप्शन नंबर बी, लाज। ऑप्शन नंबर सी, विपन। और ऑप्शन नंबर डी, पुष्टि। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विपन। विपन क्या होगा? विपन एक विशेष्य न होकर बल्कि क्या होगा? विशेषण। और विशेषण किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से असंगत का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत है। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे कृतक कहते हैं। इसे आप ट्रिक से याद कर सकते हैं। दो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जो किए गए उपकारों को मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतक। और जो नहीं मानता है उसे क्या कहते हैं? कृतघ्न। तो जो नहीं मानता उसके लास्ट में क्या आएगा? न। ये आपको याद रखना है। जो जो किए गए उपकारों को मानता है वह कृतघ्न, और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता वह कृतघ्न। इस तरह से याद कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी, भविष्य में होने वाला भावी। तो इसमें आपको बताना है भविष्य में होने वाला भावी, ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, जानने की इच्छा रखने वाला जिज्ञासा न होकर क्या होगा? जानने की इच्छा को कहते हैं जिज्ञासा, लेकिन जानने की इच्छा रखने वाला क्या होगा? जिज्ञासु। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सब में व्याप्त है वह क्या होगा? सर्वव्यापी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से रासव किसका पर्यायवाची शब्द है? तो इसमें आपको बताना है रासव किसका पर्यायवाची शब्द है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गधा। गधे को क्या कहते हैं? राशव।
अब गधे के और पर्यायवाची देख लेते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट पर्यायवाची हो जाएगा धूसर। धूसर किसे कहते हैं? गधे को। बेसर किसे कहते हैं? गधे को। खर किसे कहते हैं? गधे को। ये आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तो इन 4 ऑप्शन में से आपको बताना है कौन सा शब्द विशेषण नहीं। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राची। प्राची क्या है? एक विशेषण न होकर एक विशेष्य है। विशेष्य जिसकी खुद विशेषता बताई जाती है और विशेषण जिनका प्रयोग विशेषता बताने के लिए किया जाता है। तो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा युक्ति संगत विलोम शब्द युग्म नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा गलत विलोम शब्द है। उग्र का सौम्य बिल्कुल सही है। कनिष्ठ का ज्येष्ठ बिल्कुल सही है। जड़ का स्थावर ये गलत हो जाएगा। जड़ का क्या होगा? चेतन। और गरल का सुधा बिल्कुल सही है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जड़ का क्या होगा? जड़ का विलोम क्या होना चाहिए? चेतन। और स्थावर का होना चाहिए जंगम। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, धीरे धीरे में कौन सा समास है? जहां पर एक जैसे शब्दों की पुनरावृत्ति हो वहां कौन सा समास होगा? अव्ययीभाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? तो किस समास में पहला पद संख्यावाचक होता है? द्विगु समास में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगु समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए संज्ञा उपवाक्य, ऑप्शन नंबर बी विशेषण उपवाक्य, और ऑप्शन नंबर सी क्रिया विशेषण उपवाक्य, और ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें आपको बताना है। तो गाइस ये कैसा उपवाक्य हो जाएगा? राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। मैं के बारे में बात हो रही है, संज्ञा के बारे में, राम के बारे में बात हो रही है। तो ये कौन सा उपवाक्य हो जाएगा? संज्ञा उपवाक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, अब मैं क्या करूं इस वाक्य में कौन सी वृत्ति है? तो यह प्रश्न पूछा जा रहा है कि अब मैं क्या करूं। तो कैसी हो जाएगी? संभावनार्थक वृत्ति। कैसी वृत्ति हो जाएगी? संभावनार्थक वृत्ति। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विधिवाचक वाक्य है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा विधिवाचक वाक्य है। तो विधिवाचक वाक्य उसे कहते हैं जिसमें किसी बात के होने का बोध होता है। तो आइए देख लेते हैं किसमें बोध हो रहा है। हम खा चुके, तो इसी में क्या है? किसी बात को कहने का बोध है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हम खा चुके। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए शेक्सपियर के नाटकों का अभिनय होना चाहिए। यह कैसा वाक्य है? शुद्ध वाक्य ही हो गया। ऑप्शन नंबर बी वह गीत की 2-4 कड़ियां गाती है। तो गीत की क्या होती हैं? कड़ियां होती हैं। ये भी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यह काम आप पर निर्भर करता है। यह काम आप पर निर्भर करता है। ये- तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इसमें क्या होना चाहिए? यह काम आप पर निर्भर है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें से आपको बताना है आग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। अनल आग का पर्यायवाची है। कृषाणु आग का पर्यायवाची है। धूमकेतु आग का पर्यायवाची है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनिल। अनिल किसका पर्यायवाची हो जाएगा? हवा का। हवा के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? समीर हो जाएगा। आइए और पर्यायवाची देखते हैं आग के। तो आग के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? वायु सखा किसका पर्यायवाची है? आग का। अनल, कृषाणु, पावक, दहन, ये किसके पर्यायवाची हो जाएंगे? अग्नि के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है? तो इसमें आपको बताना है कौन सा शब्द अमृत का अर्थ नहीं है। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत के कौन कौन से अर्थ होते हैं? पारा होता है, अन्न होता है, जल, स्वर्ण और दूध को भी क्या कहते हैं? अमृत। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मा अमृत शब्द का अर्थ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से युक्ति युक्त विलोम शब्द युग्म का चयन कीजिए। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युक्ति युक्त विलोम शब्द युग्म है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका राइट आंसर देख लेते हैं। तिमिर का प्रकाश, ये भी होता है। मानव का राक्षस न होकर क्या होगा, दानव होगा। मृत का मृत्यु, मृत का क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए मृत का जीवित। और रथ का क्या होना चाहिए, रथ का क्या होता है, विरत। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। तो इनमें से कौन सा विलोम शब्द युग्म सही है? तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तिमिर। तिमिर का उल्टा क्या हो जाएगा, विपरीत प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शब्द युग्म अभिराम और अविराम के अर्थ क्रम से हैं। तो आपको बताना है अभिराम का क्या अर्थ होता है और अविराम का क्या अर्थ होता है। तो बात करें अगर हम अभिराम की, तो अभिराम शब्द का अर्थ होता है सुंदर, और अविराम शब्द का अर्थ होता है न रुकना अर्थात लगातार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बनती है। तो इसमें आपको बताना है कुंडलियां किन दो छंदों से मिलकर बनती हैं। तो एक तो मिलकर बनती हैं ये दोहे से, और एक मिलकर बनती है रोला से। तो दोहा प्लस रोला दोनों मिलकर किसका निर्माण करते हैं, कुंडली का। कुंडली की बात करें तो इसमें टोटल कितने चरण होते हैं, 6 चरण। और बात करें अगर मात्राओं की, तो कितनी मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं। तो कुंडली किस किस से मिलकर बनी, दोहा और रोला से। कितने चरण, 6 चरण। कितनी मात्राएं, 24 मात्राएं। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कूप मंडूक होना मुहावरे का अर्थ है। तो इसमें आपको बताना है कूप मंडूक होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमित ज्ञान या अनुभव होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, संचारी या व्यभिचारी भावों की संख्या कितनी है। तो संचारी भावों को आप क्या बोल सकते हैं, व्यभिचारी भाव। तो इनकी हिंदी भाषा में कितनी संख्या है, 33 संख्या। और ये किसमें सहायक होते हैं, स्थायी भाव के साथ इनका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित नहीं है। तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि प्रेमचंद के द्वारा कौन कौन सी पुस्तक लिखी गई है। तो आइए देख लेते हैं। कायाकल्प किसके द्वारा लिखी गई है, प्रेमचंद के द्वारा। रंगभूमि, गोदान, कर्मभूमि सब किसकी हैं, कर्मचंद की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुव स्वामिनी। ये किसके द्वारा लिखित नाटक है, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। तो ये नाटक आपको पता होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद के लिए ध्रुव स्वामिनी, कामायनी, ये आपको पता होना चाहिए। बात करें अगर हम प्रेमचंद्र की, तो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना आपको याद रखनी है, मंगलसूत्र। और ये कैसी रचना है इनकी, अपूर्ण रचना। ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, क्रिया की पूर्णता व नित्यता या सामान्यता आदि की अभिव्यक्ति क्षमता को क्या कहा जाता है। तो क्रिया की पूर्णता और नित्यता या सामान्यता आदि की अभिव्यक्ति क्षमता को क्या कहा जाता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको क्या कहा जाएगा, पक्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्ष। तो गाइस कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।